अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा साहब। नाजरीन, दहशतगर्दी, अमन, तालिबान, मुज़ाकरात और ड्रोन, ये सब कुछ जुड़ा है हमारे मुल्क से। और दहशतगर्दी यहाँ पर तब खत्म होगी जब तालिबान से मुज़ाकरात शुरू और ड्रोन खत्म होंगे और फिर अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कहते हैं कि तालिबान अमन और सियासी अमल का हिस्सा बने, लेकिन कैसे ये नहीं बताया। हथियार फेंक कर या हुकूमती रिट को तस्लीम करके, ये वो तब तक करने को तैयार नहीं जब तक ड्रोन खत्म और मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। मुल्क में इतनी खूनरेजी और हथियारों से बात करने वाले अब अमन और सियासी अमल का हिस्सा आखिर कैसे बन सकते हैं? कैसे आप 9 साला नबीला के दिल से ड्रोन का खौफ खत्म करके उसे ये यकीन दिला सकते हैं कि अब तुम्हें नीला आसमान अच्छा लगेगा, ड्रोन खत्म हो जाएंगे? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही फॉलो अप देंगे कि चीचा वतनी में खवातीन पर हमलों के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्या पेशरफ्त हुई है। और साथ ही आपको बताएंगे कि वजारत खारजा बगैर तैयारी के वजीर आजम या नवाज शरीफ को अमेरिका ले गए और आपको बताएंगे कि वजारत खारजा ने क्या एतराफात किए हैं, क्या उन्होंने कहा है, किस चीज़ के बारे में, किस खबर के बारे में वो लाइल्म थे। इस बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे क्लासर साहब और कायद साहब। जी कायद साहब। शायद मैं मेन तो खबर ये करूँगा कि एक जो आलमी मालियाती नक्शा पेश करेंगे कि दुनिया के कितने हिस्सों में कितनी दौलत है और दुनिया के किस हिस्से से कितनी दौलत कहाँ हिजरत करके जाती है। और फिर ख़ास तौर पर इसको रिलेट करेंगे हम पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में जो पैसे की फ़्लाइट है वो क्या हो रही है और एक साल में कितना पैसा यहाँ से किस मद में किधर निकल के जाता है। और इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा इस आलमी निज़ाम का और ख़ास तौर पर इस आर्ग्यूमेंट का भी कि जी हमें पैसे चूँकि दिए जाते हैं और हमें जो है वो इन पैसों के बदले में हमारे यहाँ जो मुदाखलत है वो जायज़ है। तो ये स्टैगरिंग अमाउंट्स हैं जिसे देख के अंदाज़ा होगा कि यहाँ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि पैसा जिस तरफ निकल के जा रहा है वो हमें इस तरह बेकारी बना के चला जाता है। इसके साथ ही एक और प्लान था, वो ये कि एक कानून में अमेंडमेंट की गई थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसमें यह कहा गया था कि जो 30 लाख लोग हैं टैक्सेस मुल्क में नहीं देते, उसको FBI कैसे रैप अप कर रहा है। और जो एक रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारे FBI के जो चीफ है वो ये फरमा रहे हैं कि ये जो ख़त लिखे गए थे नोटिस, उनकी तादाद कितनी है और कैसे पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि वो ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई थी अमीर आदमी को टैक्स लगाने के लिए, वो कैसे उसको रोल बैक किए जा रहा है। एक प्रेस के साथ मुलाकात हुई थी FBI के चीफ की, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या शेयर करेंगे? हाँ जी शाजिया, आज 2 स्टोरीज़ हैं जो बड़ी स्टोरीज़ है मैं समझता हूँ इस्लामाबाद के हवाले से। एक तो आपको आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम बिल पेश किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। इस बिल में या इस रिपोर्ट को जिसे बाद में बिल की शक्ल दी जाएगी, सेनेटर्स ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी जो हैं इन पर पार्लिमानी या सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए, जिस पर आज शदीद एतराज़ात सामने आ रहे हैं सीक्रेट एजेंसीज़ के। और आपस में टग ऑफ वार सेनेट ऑफ पाकिस्तान के सेनेटर्स जो इनकी कमेटी थी और सीक्रेट एजेंसीज़ के दरमियान जो चली है उसकी डिटेल बताएंगे। ये बिल क्या है, इसके क्या फ़वायद या नुकसान हो सकते हैं, सीक्रेट एजेंसीज़ को क्या एतराज़ आता है, पार्लियामेंट क्या उन पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। एक इंटरेस्टिंग और वेरी वाइटल एक बिल है जो आज सुबह यहाँ पे पेश होना है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा एक बड़ा स्कैंडल, एक नया स्कैंडल हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि 7 अरब रुपए का एक स्कैंडल सामने आया है कि वजारत दाखिला में। वो बताएंगे कि कैसे एक चीनी कंपनी जो है वजारत दाखिला से 7 अरब रुपए लेकर बगैर कोई काम किए वो वतन लौट गई है और सब या हर जगह खामोशी है। इंपॉर्टेंट और बड़ा स्कैंडल है जो रहमान मलिक साहब की वजारत से ये रिलेटेड है, उनके दौर से रिलेटेड है, उसकी डिटेल भी बताएंगे। 7 अरब रुपए का नया स्कैंडल क्या है और कौन यहाँ से खा पी के अपने वतन लौट गया है। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कायद साहब। वज़ीर आज़म, आपने भी स्टेटमेंट पढ़ी होगी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि तालिबान सियासी अमल का हिस्सा बने, अमन कायम करें। तालिबान कैसे अमन और सियासी अमल का हिस्सा बन सकते हैं? आज हकीमुल्लाह महसूद का भी आपने बयान पढ़ा होगा, वो ये कहते हैं कि आपको अगर मुज़ाकरात करने हैं, कामयाब मुज़ाकरात करने हैं, तो आपको अमरीकी दबाव से निकलना होगा, ड्रोन को ख़त्म करना होगा। ये तो हो नहीं सकता। नहीं, देखिए बात ये कि जो बयान आया है, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने। क्या वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तालिबान? पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा तभी आप बन सकते हैं ना कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी हो। फिर आज जो है अमेरिकी अखबार की एक ये खबर आज छपी है जो आप देख रही थी अभी कि जी वो जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तालिबान को, पाकिस्तानी हुकूमत से बदला लेना चाहते हैं, ये इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। मगर बात ये है कि ये ह्यू एंड क्राई किस लिए था?
आज जो 2-2.5 दहाइयों से ये अजाब में हम पड़े हुए थे, इसीलिए पड़े थे, इसी मुकाम में महमूद पे हमने आना था कि जी इनसे अब हम इलेक्शन लड़ें, इनको जो है वो क्या। अच्छा, अब आप बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? तो क्या आप मनवा लेंगे पहले कि जी इस मुल्क की रेट भी माने, इस मुल्क की जो है वो जो कानून है, आइन को, उसको तस्लीम करें? तो जनरल सी बातें हो रही हैं बड़ी जो है, और उसका कोई तरीका कार भी हमें नहीं पता कि भाई क्या तरीका होगा कि कैसे। तो मेरे ख्याल में अभी तो ये बड़ी जनरल स्टेटमेंट है, मगर इन द अल्टीमेट एनालिसिस अमेरिका तालिबान से बात करेगा, जिनका कतर में उसने खोला था, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी बुराई कहा जा रहा था, उनके साथ ये हाथ मिलाएंगे और हम भी मिलाएंगे। साहब चौधरी निसार भी कहते हैं कि मुशावरत भी मुकम्मल हो चुकी है, होमवर्क भी मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा कौन सा एक नुक्ता, एक पॉइंट हो सकता है जिस पर तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत में कंसेंसस होगा? अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं है। दोनों की अपनी अपनी शरायतें। आपको याद होगा कि तालिबान ने अपनी शरायत पेश की थी, जिसमें ये ड्रोन अटैक की सबसे पहली बात कर रहे थे, फिर अपने कैदियों को रिहा करने की बात कर रहे थे, कुछ कंपनसेशन की भी बात हो रही है, उनकी अपनी डिमांड्स हैं। जिसके बाद हमने सुना, और नवाज शरीफ साहब तुर्की में थे उस वक्त, जब यहाँ पे आर्मी चीफ जनकियानी साहब ने कहा जी हमें इनकी शरायत मंजूर नहीं है, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हम बात करेंगे। तालिबान कहते हैं कि हम इस आइन को मानते नहीं है, ये काफरों का आइन है, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। हम कहते हैं कि हम इस आइन के हम तहत उसके ताबे रहते हुए आपसे डलाक करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी तक तो हमें एक्सट्रीम पोजीशन नज़र आ रही है, और हुकूमत इस पे गो सोलो पॉलिसी पता नहीं किस वजह से कर रही है, किस चीज़ का उनको इंतज़ार है। अभी तक तो हमें नहीं पता कि कौन मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक वज़ीर साहब कहते हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरे कहते हैं जी बिल्कुल हो रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि आप हमारे साथ मीडिया के जरिए मुज़ाकरात ना करें, वो खुद BBC को इंटरव्यू देते हैं। एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, और इतने बड़े अहम सीरियस इशू को, और जिस पे पूरी कौम कुछ डिवाइडेड भी है कि कुछ ये चाह रहे थे कि आप ठीक है बातचीत करें, अगर कोई रास्ता निकलता निकाल के देख लें। कुछ एलिमेंट्स ये समझते थे कि इन बातों से, इस तरह के एक्सक्यूज़ से कोई आपको बेहतर रिजल्ट नहीं निकलेंगे, और जब तक ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा शायद कोई उसके बेहतर नतायज ना से आकर निकल सके। सो इस तरह की कंट्रोवर्सी मौजूद है। हुकूमत की दिलचस्पी इस मामले में मेरा ख्याल है सिर्फ ये APC की हद तक थी, या तो उनको फ़ौज की तरफ से कुछ जनकियानी के जो बयानात आए तो उसकी वजह से वो थोड़े से दबाव में हैं कि वो चाहते हैं कि कोई नई पॉलिटिकल हुकूमत जो है, नए आर्मी चीफ आना है। मेरा ख्याल अगले 20 या 28 दिनों में नए आर्मी चीफ आना है। हो सकता है कि हमारी हुकूमत इंतज़ार कर रही हो गो स्लो की पॉलिसियों का, नया आर्मी चीफ है, उसके साथ बैठ के मामलात करें, बातचीत करें, और फिर कोई रास्ता निकाला जाए। अभी तक कोई सीरियसनेस जो है आपको नज़र नहीं आ रही, और इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार तालिबान खुद भी कर चुके हैं। जैसे हकीमुल्लाह मसूद का BBC को दिया हुआ इंटरव्यू है, वो फ्रस्ट्रेशन उनकी रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप बातचीत करना चाहते हो तो करें, आप अब नहीं करना चाहते तो हम फिर नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी तो देखें, हम अफगानिस्तान में अमन की बात करते हैं, इस्तेहकाम की बात करते हैं। काई साहब ने भी कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की आज रिपोर्ट शाया हुई है कि हामिद करजई की जो हुकूमत है हमारे पाकिस्तानी तालिबान को इस्तेमाल करना चाहती है फौज के खिलाफ। हम तो हर तरफ से घिरे हुए हैं। शायद थोड़ा सा अगर इजाज़त हो, हमारी कौम आपको पता है पॉपुलर नारे और पॉपुलर बात सुनने के बड़े हम ये खुश होते हैं। अगर हमें उनसे शिकायतें हैं, जो ये अखबार की रिपोर्ट मैं भी देख रहा था जो आई है कल, हमारे मीडिया ने भी पिक की है, तो ये कौन है? मुल्ला ब्रादर कौन है जिसको रिलीज़ करने की बात कर रहे हैं? ये क्वेटा शूरा कौन है? ये जो अभी हमने 26 तालिबान रिहा किए हैं, ये कहाँ से आए थे? ये भी तो ये अफगान तालिबान है, उनको हमने अपने पास रखा हुआ था। और अमेरिकन और अफगानिस्तान बड़े अरसे से कह रहे थे कि आपने यहाँ पे जो वहाँ पे अफगानिस्तान के तालिबान है उनको अपने यहाँ मेहमान किया हुआ है, उन्हीं के जरिए आप हमारे अंदर कार्रवाइयाँ करा रहे हैं। ये क्वेटा शूरा की बड़े अरसे से हम बात ये सुनते थे कि सेफ हाउसेज में मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, और पाकिस्तान हमेशा इनकार करता था जी हमारे पास तो कोई तालिबान नहीं है। ज़रा आप अब लेवल ऑफ चीटिंग और बिट्रेयल और झूठ देखें जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। हर मामले पे हमने इस कौम से झूठ बोला है। ड्रोन के मामले में हमारी फौजी और सियासी क़यादत ने झूठ बोला, अमेरिकन को कहते रहे किए जो, अपने आप को कहते रहो, अवाम को कहते रहे जी हमने नहीं किया। अब पता चला क्वेटा शूरा के बाद उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई तालिबान नहीं है, अफगान तालिबान। अब पता चला कि 26 तालिबान हमारे पास से निकल भी आए हैं, हमने रिहा भी कर दिए। ये जो हमने प्रॉक्सी वार्स लड़ रहे हैं, इंडिया हमारे साथ लड़ रहा है, हम इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ लड़ रहा है, हम उनके साथ लड़ रहे हैं। अब तो ईरान का भी देख लें, 14 गार्ड्स वहाँ पे ये बॉर्डर क्लैशेस में मारे गए, उन्होंने पकड़ के फांसियाँ लगा दी वहाँ पे। मतलब पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि दुनिया झूठी है या कुछ हमारे साथ भी मसला है कि ईरान के साथ भी हमारा मसला चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा चल रहा है, भारत के साथ भी चलता है। और फिर हम कहते हैं कि इस्लाम की बेसिक टीचिंग है, इस्लाम की बेसिक टीचिंग है जो हर वक्त हम यहाँ पे कोट करते रहते हैं कि आपका हमसाया अगर आपसे खुश है तो खुदा खुश है। बिल्कुल ना हमारे हमसाया हमसे खुश है, ना हम उनसे खुश हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है हमें भी रीजनिंग और लॉजिक पे बात करनी है। साहब ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ड्रोन हमलों के हवाले से 9 साला रवीला की क्या कहानी और अमेरिका जाके उसने क्या अपनी रोदात सुनाई है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
बाद खुश आमदीद नाजरीन। 9 साला नबीला जिसकी मां ड्रोन हमले में मारी गई और इस वक्त वो अमेरिका में है और कांग्रेस के कुछ अरकान से उसने गुफ्तगू की और बताया कि उसे नीला आसमान क्यों पसंद नहीं, इसलिए कि साफ आसमान पर ड्रोन उड़ते हैं और उसी हमले में उसकी मां मारी गई। काई साहब, जब वो बच्ची कांग्रेस के अरकान से बात कर रही थी, बताया गया कि माहौल बड़ा अफसरदा हो गया। एटलीस्ट अमरीकियों को इस बात का इदराक ज़रूर हुआ होगा कि सिर्फ दहशतगर्द नहीं, इसमें मासूम लोगों की जानें भी ज़ाया हो रही हैं। जब अमरीकियों को जरूरत पड़ती है किसी चीज की तो वो इदराक भी कर लेते हैं। हमले भी उन्होंने ही किए थे। और मैं और जो उसमें इस टेस्टिमनी के साथ जो और बातें सामने आई और खासतौर पे जो एक फिल्म मेकर थे उनको कोट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अगर आपने 100-200 फनेटिक्स वहां पे थे तो 8 लाख लोगों को आपने अपना दुश्मन बना लिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोग रिपोर्ट ही नहीं है जो हजारों की तादाद में मरे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर क्या इनके इल्म में नहीं था कि ड्रोन मारने से या इस तरह करने से एक एंटी अमेरिकनिज्म फैलेगा या जंग को, उनके अपने अंदर भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। नहीं, अच्छा, उसमें मैं आप कोट करता हूँ दोबारा शुमिस मिलने को, जो उसकी हमने स्टोरी की थी, जिसमें उसने लिखा है गार्जियन में कि यूं लगता है कि जो एजेंसीज थी, इंटरनेशनल आलमी एजेंसियां थी जो बड़े मुल्कों की, इनका मकसद वॉर ऑन टेरर नहीं था बल्कि टेरर फैलाना था। अच्छा, अब ये देखें कि यही तालिबान जिनके साथ आज मुज़ाकरात कर रहे हैं, पूरा पहिया घूम के वहीं आ रहा है। ये तालिबान पहले हमने तख्लीक की और क्रिएट किए कोल्ड वार के दौरान, फिर इनसे हमने जहाद करवाया, फिर हमने इनके साथ जहाद किया, ठीक है, फिर अब अगला मरला क्या आया कि अब हम पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तालिबान भी इनकी जैली कोई इदारा है या तंजीम है या ऐसे ही एक ग्रुप है जिनको उन्होंने कभी दोस्त बन के इस्तेमाल किया, कभी दुश्मन बन के इस्तेमाल किया। और वॉर ऑन टेरर जो बेसिकली है, अगर अब पूरी अमेरिका ने अपने कानून बदले, पैट्रियट एक्ट में लेके आए। आज वो पैट्रियट एक्ट और जो कानून वहां बने हैं, वो जो आम वहां पे मूवमेंट उठ रही है, जो लोग जो है गुर्बत और जिल्लत से बाहर आ रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल होने का खतरा है। और उन्हीं के लिए शायद अभी पता चला कि NSA, ये जो सारा स्कैंडल सामने आया है, इसका मकसद को टेररिज्म को पकड़ना नहीं था। अब एंजेला मर्केल टेररिस्ट हैं जिसके टेलीफोन वो टेप कर रहे थे। अल्फांसो जो है फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, वो टेररिस्ट है। तो ये मसला दुनिया पे कब्जे की जंग है। कभी वार ऑन टेरर के जरिए करेंगे, कभी डिप्लोमेसी के जरिए करेंगे। और जब मैं आऊंगा अपनी स्टोरी पे तो हम देखेंगे कि ये कितना माल कहां से तोड़ते हैं, किस मद में, तो ये हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये अब इनकी पॉलिसी में शायद चेंज आ गई हो। अब उसका अब लायबिलिटी की पॉलिसी पे कोई चेंज नहीं आ सकता। क्लासा साहब, आहिस्ता आहिस्ता लायबिलिटी बनती जा रही है, मुमकिन है वो इस पे कुछ बदलाव करना चाहें। जी क्लासा साहब, एक तो शायद थोड़ी सी करेक्शन कर दूं आपकी, आपने कहा नबीला की माँ मारी गई थी। नबीला की माँ नहीं थी, इनकी दादी थी। जी जो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लें ताकि व्यूअर्स को गलत होना जाए। उनकी दादी थी जो अपने खेतों में काम कर रही थी, ड्रोन ने उनको हिट किया था। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करें, ड्रोन्स पे तनकीद हमारी अपनी जगह पे होनी भी चाहिए। आपने ये देखा कि तालिबान ये नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर फौजी हमले, पाकिस्तानी फौजी हमले बंद करें। आप पाकिस्तान का मिलिट्री ऑपरेशन हमारे खिलाफ बंद करें, आप अपने फौजी या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे इलाकों में भेजना बंद करें। उन्होंने ये बात कभी की है? उन्होंने कभी नहीं की। वो कह रहे हैं अमेरिकन ड्रोन बंद करवाएं। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन आज अगर तालिबान मुज़ाकरात पे तैयार भी हो रहे हैं, वो पाकिस्तान फौज के या हमारे ऑपरेशन की वजह से नहीं हो रहे। इसका कोई दबाव नहीं है उन पर, ना वो इस दबाव के इस काबिल समझते हैं कि इसको शर्त में रखा जाए कि आप अपनी फ़ौज को निकालें यहाँ से या इनके हमले बंद करें। वो कहते हैं ड्रोन हमले बंद करें। जो बात वहीं पर जाती है कि जब तक आप एक मखसूस हद तक पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका दुश्मन भी, मुखालिफ भी आपके साथ टेबल पे बात करने को तैयार नहीं होगा। ये भी यहाँ पे बात साबित हो रही है कि वो हमारे दबाव में नहीं है। एक चीज़, अगर आज हम ड्रोन पे या अमेरिकन को जिम्मेदार समझते हैं, मेरा ख्याल है हमें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम इन इलाकों पे अपने रेट रखते, अपनी सॉवरेनिटी कायम रखते, अपने ट्राइबल एरियाज को ना यूज होने देते इसके एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के लिए, तो मेरा ख्याल है ना ड्रोन की जरूरत पड़ती, ना वहाँ पे मासूम लोग मारे जाते, ना बेचारी नबीला जैसी वो जो बच्ची है आज वहाँ अमेरिकन सेनेट में बैठ के इस तरह की अपनी जो ऑर्डील है, अपनी सॉरी दे रही है। नहीं, इजाजत दी थी तो उस पर फिर कौम को तैयार करते हैं, कौम को बताया जाता है कि हमने इजाजत क्यों दी है। ये मतलब सबसे बड़ा रोना हमारा ये है कि आप कौम को सच बताने को तैयार नहीं है, उनको तैयार ही नहीं करते। एक तो हम एक्सपोर्ट ना करते, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और हम 80s में इंपोर्ट भी ना करते अमेरिकन CIA का टेररिज्म, और हम इनको बनाते भी ना यहाँ पे सेमिनरीज, और यहाँ हम ये ना बनाते, ये जो हमने मदरसे बनाए थे, इनको एड ना देते, इनको डॉलर ना देते, ना हम इंपोर्ट करते ना एक्सपोर्ट करते। कल बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे ब्रीफिंग हुई थी। आई होप अरशद शरीफ साहब जो ब्यूरो चीफ हैं दुनिया इस्लामाबाद के, हमारे साथ लाइन पे होंगे। कल एक यहाँ पे ब्रीफिंग हुई है, कुछ सहाफ़ियों को बुला के फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग दी गई, जिसमें परवेज रशीद साहब भी थे और तारिक फातमी साहब भी थे यहाँ पे।
उसमें इस तरह के इंटरेस्टिंग किस्म के शॉकिंग मैं कहूँगा कुछ कन्फेशन हुए जिसकी डिटेल अब अरशद साहब से भी लेते, मैं भी था, कुछ और भी बड़े टॉप के कुछ और ऑनरेबल हमारे वहाँ पे कुछ दोस्त भी थे, उसमें मैं अरशद से बात करते, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दो दूँ ताकि अरशद से और आपसे कमेंट नहीं, फिर काजी साहब से उनसे पूछा गया तारिक फातमी साहब से कि आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, सेनेट के आपका अरकान का इंट्रोडक्शन हुआ, आपको पता है कि शकील अफरीदी पे क्या चार्जेस हैं, क्या इल्ज़ाम हैं? आप ये बात बिलीव करेंगे पूरा पाकिस्तान के तारिक फातमी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि शकील अफरीदी पे क्या इल्ज़ाम हैं और क्यों उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को पता नहीं है कि शकील अफरीदी की ये क्यों गिरफ्तार है, चार्जेस क्या हैं, तो नवाज शरीफ साहब को क्या पता होगा और उन्होंने ओबामा साहब से क्या बात की हुई है कोई। ऐसे उनको ये आफिया सदीकी पे पूछा गया कि आपको पता है कि आफिया सदीकी का क्या स्टेटस है, वो पाकिस्तानी नेशनल हैं या वो अमेरिकन नेशनल हैं? तो पहले उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि आफिया सदीकी का क्या स्टेटस है। ये फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, एक तरह का फॉरेन मिनिस्टर मीन जो मुशीर खारजा है, जो नवाज शरीफ के साथ डलाग में शामिल थे, वो कहते हैं मुझे आफिया सदीकी के स्टेटस का नहीं पता। फिर आधे घंटे बाद उन्हें याद आया तो वो कहते हैं आफिया सदीकी तो अमेरिकन नेशनल भी हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल भी हैं। अब कौम को ये भी नहीं पता कि आफिया सदीकी अमेरिकन नेशनल हैं। तो अरशद शरीफ साहब ज़रा आप बताइएगा, कल आप भी मौजूद थे इस ब्रीफिंग में, कि कल जो उन पे ये तनकीद हुई है उन पे तारिक फातमी साहब के, वो नवाज शरीफ साहब को बगैर तैयारी के, बगैर बेसिक फैक्ट्स के कैसे ले गए अमेरिका। हाँ, बराक ओबामा साहब से मुलाकात भी करा दी, उनके वहाँ पे दौरा भी हो गया। ये किस तरह का फॉरेन ऑफिस है, किस तरह का मुल्क है जिनको बेसिक्स का भी नहीं पता और ये जाकर मुलाकात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो क्लासर साहब बात बता रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग ही। दफ्तर खारजा हमेशा से हमारा इसी तरह का रहा है, कोई खास तब्दीली उसमें नजर नहीं आई। जब शकील आफरीदी के हवाले से जैसे रूफ क्लासर साहब बता रहे, तारिक फातमी साहब से पूछा गया तो वहां पता लगा कि कोई खास तैयारी नहीं थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द केस उनके पास नहीं थे। ड्रोन्स के हवाले से जब पूछा गया कि जनाब आप हुकूमत पाकिस्तान अगर इतना बड़ा केस उठा रही है जो आप अपने एजेंडे की टॉप प्रायोरिटी बना के गए थे, फिगर्स भी बता दें जो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि कितने पाकिस्तानी उसमें शहरी मारे गए, कितने अस्करियत पसंद उसमें मारे गए। दफ्तर खारजा के पास वो फिगर्स भी मौजूद नहीं है। जब तक आपके पास ये फिगर्स भी मौजूद नहीं है तो आप अपना केस कैसे बिल्ड कर सकते हैं बतौर दफ्तर खारजा। तो वहाँ पे भी उनकी लैक ऑफ प्रिपरेशन बड़ी वाज़ेह तौर पे तैयारी नहीं की हुई थी, जाने से पहले विजिट पे नजर आई। आफिया सिद्दीकी का बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जिसपे तारिक फातमी साहब से पूछा गया कि जनाब उनकी बता दें शहरियत कौन सी है। उस पे कहते कि जनाब मुझे तो ये मालूम ही नहीं है। जब थोड़ा सा और प्रेस किया गया और बाकायदा ये बात 3-4 साथियों ने की, आप यहाँ पे हमें बिठा के हमारा भी वक्त जाया कर रहे हो और अमेरिका विजिट पे आप वजीर आजम को भी बगैर तैयारी के लेके गए, तो फिर उन्होंने कहा कि वो ड्यूल नेशनल है। अब अमेरिका की शहरियत के बारे में क्लासर साहब शायद हमें बता दें या अगर हम लीगल एक्सपर्ट्स वगैरह से पूछें, तो मैं तो कल 1-2 दोस्तों से बात की थी, वही मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। जो ब्रिटिश नेशनल थे वो कहते हैं कि जनाब इजराइल और ब्रिटिश नेशनलिटी आप रख सकते हैं, बाकी सारी आपको गिव अप करनी पड़ती है नेशनलिटी। नहीं अरशद, मैंने इस पे बात की थी, दोनों रख सकते हैं। इस पे अरशद मेरी बात हुई थी और जो पाकिस्तान की एम्बेसी अमेरिका में उनकी वेबसाइट पे मैंने जाके थोड़ा सा गूगल किया था, तो उसके तहत आप अमेरिकन की नेशनलिटी भी रख सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी भी रख सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आफिया सिद्दीकी सवाल यहाँ पे ये आता है क्लासर साहब कि जिन लोगों ने आफिया सिद्दीकी को कौम की बेटी बनाया, वो लोग ये तो नहीं बताते कि जनाब उन्होंने तो पाकिस्तानी शहरियत के ऊपर अमेरिकन नेशनलिटी को प्रेफरेंस दी थी। शी इज एन अमेरिकन नेशनल। अब एक अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन नेशनल है, उस पर बुलाने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? अब इसमें जो एक मैं बड़े आपको सामने चीज रखता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें ना मुल्कों के बड़े बड़ी जो इश्यूज होते हैं उसमें आप पैक बना के बार्गेनिंग चिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जनाब कुछ लेन देन का मसला प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर किन बुनियादों पर बात करके आए? यहाँ तो मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने आफिया का मामला भी उठाया, शकील आफरीदी पर भी बात की, किन बेसिस पर करके आए हैं? फिर बस ये इन्हीं चीजों से इंडिकेशन हमें मिलती है कि हमारी तैयारी नहीं थी। और अगर वो खास किस्म की जो तस्वीर एक उसमें से आई है कि प्रेसिडेंट ओबामा का हाथ वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के कंधे पे और वजीर आजम नजरें झुकाए उस तस्वीर में साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो उसमें लग यही रहा है कि ड्रेसिंग डाउन हो रही है। प्रेसिडेंट ओबामा एक प्रोफेसर की तरह लग रहे हैं और नवाज शरीफ साहब उस तालिबे इल्म की तरह लग रहे हैं जिसकी तैयारी नहीं थी और उस्ताद से डांट पड़ी है काफी ज्यादा। और बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज थे इस बायलैटरल रिलेशनशिप में जिसमें पाकिस्तान से बाकायदा सवालात किए गए जिनके जवाबात नहीं थे। और ये आज के नहीं है, नवाज लीग क्या हुकूमत के नहीं बनाए हुए ये इश्यूज हैं, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से बनी हुई और जिस तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होस्टेज है, इट इज नॉट बीइंग मेड बाय द पार्लियामेंट और द पॉलिटिशियंस। जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हमने इसको बना दिया है
और एक डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजिक डेप्थ को हमने ये बताएं कि जब हम करते हैं कि भाई उठ के खड़े हों, बात करें, आप एक सावरन मुल्क हैं, हम मिसालें देते हैं लैटिन अमेरिका के उन सदूर की जो खड़े हो जाते हैं गरीब मुल्कों के, हमें कहते हैं आप तो गैरत ब्रिगेड हैं, पता नहीं आप कौन हैं, किस दुनिया के बासी हैं, तो फिर या ये बात कर लें या वो कर लें, क्या कहेंगे आप? काजी सईद साहब, गैरत आपको जो है ना रोटी नहीं देगी। भीख मांगने आप फिर भी अमेरिका के सामने जाते हैं, IMF के सामने आप जाते हैं तो अमेरिका से कहते हैं कि वहां से अप्रूव करवाएं। वर्ल्ड बैंक से आप भीख मांगने जाते हैं तो वहां पे भी अमेरिका से आप कहते हैं कि जनाब पैसे हमें यहाँ से दिलवाएं। या आप वहां से भीख मांग लें या फिर झूठे नारे लगा लें। तो कभी नहीं किया। आप क्या बात करते हैं जहाँ पे काजी सईद साहब 60% लोग आप, लेकिन आज थोड़ा टाइम दीजिएगा, नीचे रह रहे हो। आज आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, जब आपका बीपर होगा तो आज मैं स्टोरी में बताऊंगा कि भीख हम इनको देते हैं, यही हम देते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मेरे पास आज यही स्टोरी है कि कितना पैसा पाकिस्तान से आउटफ्लो होता है वहां पे और कितना उधर से आता है। अच्छा अरशद, जब कल ये बात हुई, बात करेंगे एक बड़ी छोटी सी बात, एक सवाल पहले अरशद, इस पे बहस बाद में कर लेंगे, और उसके बाद उधार भी मैं खुद मांगू। अरशद, हम जरा ब्रीफिंग वापस करने की बारी है तो मैं कहूँ कि जनाब मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं। सर 3 दफा दे चुके हैं। जरा ब्रीफिंग पे आते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो गुफ्तगू, फिर काजी साहब अपनी स्टोरी बताएंगे तो आप जरा टीवी पे जरूर देखिएगा, जरा उस पर फिर हम बात जारी रखेंगे। मैं ये कह रहा था कल इससे कोई बड़ा स्कैंडल हो सकता है कि जब उनसे पूछा गया तारिक फातमी साहब से कि शकील अफरीदी पे क्या चार्जेस हैं, वो कहते हैं मुझे इल्म नहीं है, जिसका मतलब वजीर आज़म पाकिस्तान को भी इल्म नहीं है। और उस पर मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने उनको बताया था कि उन शकील अफरीदी पे जो इल्जामात हैं वो तालिबान की सपोर्ट करने के इल्जामात हैं, उन पे ये इल्जामात नहीं है कि उन्होंने अमेरिका की सपोर्ट की है, CA की सपोर्ट की है। तो पाकिस्तान को अगर पता होता, नवाज शरीफ को या तारिक फातमी साहब को, तो ये अमेरिकन को, कांग्रेस को बताते भी आप हमारे ऊपर क्यों चार्जशीट किए हुए हैं, आप क्यों हमारे ऊपर दबाव डाले हुए हैं। हमने तो उनको अमेरिकन मदद के लिए पकड़े ही नहीं है, हमने तो उनको कोई CA की सपोर्ट के लिए पकड़े ही नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसके लिए कोई आपके लिए इसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी कि प्रॉपर ब्रीफिंग लेके जाते, और इनको पता होना चाहिए था कि शकील अफरीदी पे क्या चार्जेस हैं। मुल्क के वजीर आजम और उनके मशीर को नहीं पता कि उस पे क्या चार्जेस हैं और वो क्यों गिरफ्तार है पाकिस्तान में। अरशद साहब, अरशद साथ रहे, क्लास में मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अरशद से आगे जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अरशद शरीफ हमारे साथ मौजूद है। अरशद, एक तो क्लास साहब के सवाल का जवाब दे दें, साथ ये भी बता दें कि हमारा फॉरेन ऑफिस इतना लाइल के लिखत पढ़त नहीं करता, मुफ्त की मरात तनख्वाहें और फॉरेन ट्रिप्स में खुश है। जी शाजिया, इसमें जो फॉरेन ऑफिस के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे बाबूगिरी चलती है, वही बाबूगिरी हमें नजर आई कि अमेरिका के विजिट पे उसी तरह वजीर आजम साहब को ले गए। एक स्टेट्समैनशिप चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए होती है जो कि आपकी सियासी क़यादत को भी देनी चाहिए। सियासी क़यादत उन बाबुओं पे डिपेंड कर रही है फॉरेन ऑफिस के, और वही फॉरेन ऑफिस के बाबू उसी बाबूगिरी में नवाज शरीफ साहब को घुमा रहे हैं, जिसमें कि हमने तस्वीर में वाज़े तौर पर नजर आ रहा था जो वहाँ से फोटोग्राफ्स इमेजेस आए कि एक उस्ताद के सामने एक बच्चा खड़ा है और अपने नोट से, जिसको सबक भी याद नहीं है, नोट से उस पर कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। शकील अफरीदी के केस में जैसे एक रऊफ क्लासा साहब ने पॉइंट आउट किया, इट वाज शॉकिंग नो कि जनाब तारिक फातमी साहब के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं थे, और हमारा दफ्तर खारजा बाकायदा इस पे हैमरिंग ले रहा है, आपको मार पड़ रही है, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बता नहीं सक रहे कि जनाब असल उस पर चार्जशीट क्या है, केसेस उसके ऊपर क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद। और फिर हम कहते हैं कि हम दो टोक अल्फाज में आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जो इसके साथ एक ट्रिगर हुई थी, मैं स्टोरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी हमारे जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस बात रेलेवेंट कर दिया कि मैं आज ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ कि पाकिस्तान से आउटफ्लो कितना है पैसे का, इनफ्लो और ओवरऑल दुनिया में क्या है। पहले तो मुख्तसरन मैं आपको दुनिया में बताऊं कि ये हर साल 600 अरब डॉलर जो है ये कर्जों की सूद की मद में हमसे वो लेके जाते हैं गरीब दुनिया से, और 900 अरब डॉलर ये लेके जाते हैं। ये जो कारपोरेट प्रॉफिट्स का हमने एक टैक्स कम किया था, 1500 अरब डॉलर ये बन जाते हैं। 500 अरब डॉलर के मुझे तखमीना लगाया गया कि ये जो अपने WTO के कवानीन के तहत हमारी उजरत को सस्ता करते हैं, हमारे खाम माल को सस्ता करते हैं, तो ये वो लेके जाते हैं, और इसके बदले में उस गरीब दुनिया को वो देते क्या है? टोटल रकम 130 अरब डॉलर बनती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर को एक बयान दिया था। उन्होंने बताया था कि 25 मिलियन डॉलर डेली हमारे चार जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनसे ये बाहर निकल जाते हैं। ये साल का 9 बिलियन डॉलर बनता है। ये 9 बिलियन डॉलर उस रकम से आधा है जो 3 साल के लिए हमने IMF से कर्जा लिया है।
अब कर्जे की बात करते हैं। $60 बिलियन कर्जा लिया था, $72 बिलियन का सूद अदा कर चुके हैं। $60 बिलियन हमारे सर पर है और हम आज भी भिखारी हैं और वो हमें देने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर आप गौर करें तो ये 1130 अरब रुपया हमने साल का मुख्तस कर दिया है उस डेट सर्विसिंग के लिए, जो डेट सर्विसिंग जिस पे हम पहले अदा कर चुके हैं, ये पैसे एक दफा अदा कर चुके हैं। 1130 अरब वो कर लें, उसके बाद ये आप जो, और उसके बदले में जो पीनट हमें वो भीख फेंकते हैं और हमारी तजलील करते हैं, फिर वो हमें कहते हैं कि नहीं आप जो है आप लुटेंगे भी और आप सर्विएंट भी रहेंगे, और अगर आप उठेंगे तो इनके नुमाइंदे हमें ये कहेंगे कि जी आप तो गैरत ब्रिगेड है। तो ये छोटी सी मैंने, और इसमें बहुत सी और फिगर्स हैं कि आलमी तौर पे ये कितनी बड़ी ये एक आउटफ्लो है इसका, और फिर इसको हमें बावर ये करवाया जाता है। मैं एक और प्रोग्राम में बैठा था, एक खातून थी सिविल सोसाइटी की, वो कह रही थी आप पैसे भी लेते हैं और आप जो है उनके सामने बात भी करते हैं। भाई हम पैसे देते हैं, हम लुटते हैं 2 से 3 हज़ार अरब रुपया साल का, इसमें मैंने कारपोरेट प्रॉफिट शामिल नहीं किए। और गजब खुदा का ये कि जो कारपोरेट प्रॉफिट्स हैं उस पर हम टैक्स लोअर करते हैं और ये घर में अपने टैक्स लगाते हैं, और जो जब ये पैसे पूरे नहीं होते तो गरीब आदमी की बिजली महंगी करो। तो फिर आप मेरी बात सुनें, फिर आप ना लें और अपना ना लुटाएं। भाई अपना आप ना लेना, कर्ज ना लें, आप IMF के पास ना जाएं, आप वर्ल्ड बैंक से ना जाएं, तो फिर आप दें भी ना, आप लुटाएं भी ना। मैं कौन हूं जिन लोगों के आपके सरों पे मुसल्लत करते हैं, क्लासेस साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, इलेक्शन के रिजल्ट्स कौन टेलर करवाता है? यहाँ मुझे बताएं, एक करप्ट, आपकी गलत स्याही इस्तेमाल होती है, आपकी गलत स्याही इस्तेमाल होती है। कौन करवाता है? जब आपके अंदर, जहां आपको पता ही ना हो, क्रासर साहब ने स्टोरी की थी कि कितने बंदे उनके अंदर आए हुए हैं, आप उनके लिए वीजे खोल दें और वो एक करप्ट रूलिंग क्लास के जरिए आप पे इक़्तिदार करें और वो हमें ये बताएं। ये है छोटी सी कहानी कि ये अवाम कैसे लुट रहे हैं। और जब आप कहते हैं ना आप ये ना करें, तो बेसिकली ये जिनको आप कह रही हैं इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, इनके पास ग्रीन कार्ड है, इनके पासपोर्ट है। आप भी कमेंट करें इस पे, हम लेने भी जाते हैं, फिर हम बातें भी करते हैं, काई साहब कहते हैं कि हमें जरूरत भी नहीं है। अब हम लुटना बंद कर दें तो हमें जरूरत नहीं है। फिगर आपने काजी साहब इतने फैक्ट्स और फिगर इतने पैशन के साथ इन्होंने केस प्ली कि आप क्या चाहते हैं कि मेरी काजी साहब यहाँ पे ये सर ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के फिगर्स हैं, इनमें कोई ऐसा फिगर नहीं है जो मुरीद के हो। काजी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, आपसे एक छोटा सा सवाल है। ये तो इंटरनेशनल मॉनिटरी ये सिस्टम है कि आपने बताया कि कैसे दुनिया को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे जरा अपने इस मुल्क का कंट्रोल तो बता दें, हमारे बैंक्स कैसे कंट्रोल करते हैं कंज्यूमर को, क्लाइंट्स को। क्या आप समझते हैं जहाँ पे लोग ये अरबों रुपए नहीं देते, करोड़ों रुपए या लाख रुपए नहीं देते, सूद देते रहते, क्या पाकिस्तान में सिस्टम राइज नहीं है? मान लेते इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बदमाश बैठे हैं, वो अरबों रुपए की डॉलर्स की खेलें खेलते हैं। हमारे मुल्क का कौन सा सिस्टम है? मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मगर जब मैं आपको जब मैं आपको डैनियल ऑर्टेगा की मिसाल देता हूँ जो आज की दुनिया में, ये वो नाम है जिनको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। काजी साहब एक बात बता दूं, ये वो नाम है, ये वो नाम है जो आप बताते रहते हैं जिनको दुनिया में मुल्कों को कोई नहीं जानता, या UNDP को जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं काजी साहब मैं ये कह रहा हूँ इन मुल्कों को और इनके सरबराहों को जिनके आप नाम बताते रहते हैं, इनको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से दुनिया में हर जगह जाना जाता है, जिस वजह से जाना जाता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, एक सवाल, आप लूट रहे हैं, हमें ताकत नहीं है, इस मुल्क के अवाम में ताकत अभी नहीं है, वो नहीं उठ रहे, और इस मुल्क के जो रूलर्स हैं वो हमें नहीं बचा रहे। मगर खुदा के लिए ये खुद लूट रहे हैं, उन्होंने क्या बचाना है? ये तो कहना छोड़ देना, वो खुद लूट रहे हैं, उन्होंने हमें क्या बचाना है? ये तो कहना छोड़ देना, ये झूठ तो हम कहना छोड़ देना कि जी हम उनसे लेते हैं। ओ भाई हम उनको अपना स्वेट एंड ब्लड से पे कर रहे हैं, स्वेट एंड ब्लड से पे कर रहे हैं, बस इतनी बात है। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं, बात तो करने देना। जी कुछ कहना चाहेंगे? जी ठीक है सवाल मैंने बताया ना, आज मेरा काजी साहब से धुलाई कराने का कोई नहीं। खुदा का वास्ता यार, ये तो मैं आर्ग्यू कर रहा हूं आपसे। आगे बढ़ते हैं क्लास। ठीक है सर, ये एग्री कीजिए सर, मैं वैसे ही एक लाइटर टोन में कमेंट किया, मैं सीरियस गुफ्तगू हो गई थी, थोड़ी सी उसको लाइट करते हैं सर। नहीं अच्छा है। अच्छा क्लास साहब आपकी खबर की तरफ आते हैं, क्या टग ऑफ वॉर चल रहा है पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज में और सेनेटर्स में, क्या इनके दरमियान लड़ाई है? इससे पहले कि वो 7 अरब रुपए का स्कैंडल जो वजारत दाखिला में आया है कि एक चीनी कंपनी खा के भाग गई है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है कि वही जो बात काजी साहब कह रहे हैं, अमेरिकन को तो हम कहते रहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी को, जो हमारे दोस्त हैं हमारी बगल में बैठे हैं वो कैसे लूट रहे हैं, उसकी डिटेल तो मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। अभी आज जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक अहम एक रिपोर्ट पेश होने वाली, यहाँ पे जो 1.5-2 साल की एफर्ट्स के बाद पार्लियामेंट की एक सब कमेटी ने पेश की है, और इनकी ह्यूमन राइट्स की कमेटी, फंक्शनल ह्यूमन राइट्स की कमेटी उसने बनाई है। उसमें वो ये चाहते हैं, सेनेटर्स जो हैं, जो कमेटी है जो आज हाउस में वो ये तजावीज़ लेके आ रही, कुछ सिफारशात हैं, कुछ बिल की शक्ल में होंगी और कुछ सिफारशात हैं, वो ये चाहते हैं जो पाकिस्तान की या सीक्रेट एजेंसीज़ हैं इनको सिविलियन कंट्रोल में लाने के लिए कुछ ना कुछ लाज बनाने पड़ेंगे। और उन्होंने बहुत सारी अहम इन्होंने तजावीज़ भी दी हैं, जो मेरा ख्याल है, जो मेरी इतलात भी हैं
कि सीक्रेट एजेंसीज को हरगिज़ पसंद नहीं है और उन्होंने इस पर बड़ा रेजिस्ट किया है। इस कमेटी ने 3-4 दफ़ा बुलाया उनको, सीक्रेट एजेंसीज के सरबराहों को, ऑफिशियल्स को, इवन डिफेंस मिनिस्ट्री को, कि आप तशरीफ़ लें, अपना नुक्ता नज़र दें, और उन्होंने इनकार किया, वो इनके सामने पेश ही नहीं हुए। तो मुझे हैरानी होती है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी ये चाह रही है कि इन सिविलियन इदारों की उन पर सुप्रीमेसी हो, वो उनके डोमेन में है, वो तो उस कमेटी के सामने पेश नहीं होने को तैयार। लॉ बनाना, उस लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना, वो तो अलहदा चीज़ है। इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये कमेटी ये समझती है कि हम इनकी मदद करना चाहते हैं सीक्रेट एजेंसीज की, कि ये जब किसी बंदे को उठाते हैं, गायब कर देते हैं, रोला मचता है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाते हैं, मीडिया में बातें आती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, तो बेहतर यह है कि आप उसको कानूनी शक्ल दे दें। इसमें इन्होंने एक तजवीज़ दी है कि आप उनको 30 से 90 दिन तक किसी को डिटेन कर सकते हैं, उस पर अदालतें आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अच्छा, सेम इन्होंने सबसे जो मेरा ख्याल एतराज़ात है एजेंसीज को, इन्होंने बहुत सारी सीख जहाँ पे पावर्स दी हैं एजेंसीज को कि वो क्या क्या काम गैर कानूनी, जो अभी गैर कानूनी समझा जाता है और बाद में उसको कानूनी शक्ल देंगे। उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने इन कवानीन को वायलेट किया तो उस एजेंसी के अफसर को या एहलकार को 6 माह से लेकर 14 साल तक सजा होगी। ये नया कंसेप्ट है जिससे मेरा ख्याल एजेंसीज के लोग डर गए हैं कि अगर हमारे ऊपर सजाओं का कंसेप्ट आ गया, जवाब तलबी आ गई, जवाब दिया गई, तो हमारे लिए मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, वो कहेंगे कि हम इस पे विफाकी हम मोसेब टाइप बिठाएंगे इन एजेंसीज पे, जो किसी को भी शिकायत होगी सीक्रेट एजेंसी से, कोई बच्चा गायब हो गया, कोई बंदा गायब हो गया, कोई गैर कानूनी हरकत होगी, कोई छापा मारा, किसी पे तशद्दुद किया, तो मोसेब होगा जिसके पास शिकायत दर्ज होगी और मोसेब बाकायदा उसका ट्रायल कर सकता है। प्लस एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसके सरबराह हाई कोर्ट के एक जज होंगे, जिनका चीफ जस्टिस तकर्रुर करेगा, वो बाकायदा इनका आके ट्रायल करेगा उन ऑफिशियल्स का, सरकारी एहलकार हैं। ये बड़ी अच्छी खासी एक लंबी रिपोर्ट है जो आज सेनेट में पेश होनी है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है जिस पे एजेंसीज हरगिज़ तैयार नहीं है कि सिविलियन अथॉरिटी हो, और सिविलियन इस बात पे डटे हुए हैं कि नहीं जी हमने आपको सिविलियन कंट्रोल में लेके आना है। तो देखना ये है कि जब आप आज इस कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाती है, फरोतुल्लाह बाबर इसके मेंबर हैं और कुछ इसमें अफरा सियाब खटक साहब हैं, वो इसके चेयरमैन थे, और MQM के 1-2 सेनेटर्स हैं, वो इसके मेंबर हैं। देखना यह है कि आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस पर क्या बहस होती है। ये जो टग ऑफ वार चल पड़ी है, क्या वो इजाजत देंगी पाकिस्तान के सिविलियन इदारों को, सीक्रेट एजेंसी कि वो के कंट्रोल करें। एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई जाएगी जो ओवरसाइट करेगी, इनको मॉनिटर करेगी इनकी पॉलिसी और फैसले को। इंपॉर्टेंट बिल है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एक नया आप ये कह सकते हैं कि एक टग ऑफ वार है। तो उसका देखना है कि रिजल्ट क्या निकलता है। पार्लियामेंट सुप्रीम निकलती है, कल हम आपसे फॉलो अप इसका जरूर लेंगे कि क्या बहस हुई, क्या इसमें हुआ। मुझे प्रोग्राम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी, कल सब आपकी खबर। अच्छा, ये क्लास साहब एक स्टोरी में शेयर करना चाह रहा था कि एक कुछ दिन पहले भी आई थी, अब फिर ब्रीफिंग हुई है। FBR के जो चेयरमैन है उन्होंने ब्रीफिंग की है। 4 महीने पहले अमेंडमेंट हमने की थी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और उसमें उसमें अथोराइज किया गया था FBR को कि जो डेटाबेस है जहाँ पे तमाम अकाउंट्स होल्डर्स हैं, क्योंकि नादरा ये कह चुकी थी कि 30 लाख के करीब ऐसे लोग हैं कि जो टैक्स दे सकते हैं और वहाँ से पैसे हम इकट्ठे कर सकते हैं और उनका जो तर्ज ज़िंदगी है बड़ा लेविश है। तो अफसोसनाक अमर ये है कि अभी तक उसके लिए कुछ रूल्स बनने थे, वो रूल्स नहीं बने, 4 महीने गुजर गए हैं। साथ ही खबर ये भी आ रही है जी कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है कि जी उनको जो है रेजिस्टेंस आ रही है कि जो ये लोग हैं जिनके इतने बड़े अकाउंट्स हैं और जिनकी इतना लेविश लाइफ का स्टाइल है, वो नहीं चाह रहे और वो रुकावट डाल रहे हैं कि उनके अकाउंट्स तक किसी की रसाई ना हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ खत लिखे जाने थे इन लोगों को, तो 30,333 खत लिखे गए जो नोटिस टैक्स की तरफ से गए, तो उनमें से सिर्फ पता चला है कि 1/3 लोगों तक पहुंच सके हैं, बाकी पहुंचे ही नहीं है। अब IMF के प्रोग्राम के तहत भी जो है जाहिर हम पैसे जब इकट्ठे करेंगे तो उन्हें इकट्ठे करके IMF की खिदमत में ही पेश करने हैं, मगर वो भी हम नहीं कर पा रहे। वो इसलिए कि हमने 1 लाख लोगों को टैक्स में लाना था एक पहले साल में, तो उस हिसाब से 10,000 लोग ऑलमोस्ट बनते हैं हर महीने जिन्हें हम टैक्स नेट में लाएंगे। तो अभी तक जो अक्टूबर का महीना है इसमें सिर्फ 1600 लोग जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो इसका बॉटम नतीजा क्या निकलेगा कि पैसे अगर इकट्ठे हो गए तो IMF ले जाएगा और जवाब में हमें बेकारी कहेगा और हम इस रियासत को चलाने के लिए गरीब आदमी की जेब को और कुचलेंगे और हम यही कहानी क्या चलती रहेगी। सही, आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब इस पे छोटा सा इस पे शायद छोटा सा बता दूं, काजी साहब ने बात की है कि 1 लाख नए टैक्स पेयर जो हैं वो इन्होंने नेट में लाने शामिल करने हैं। जो मेरे जैसे पहले से नेट में आए हुए हैं उनकी कहानी सुन ले मुख्तसर सी। मैं जिनसे एक खतून यहाँ पे हैं जो
ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सारा वो करते रिटर्न्स देखते हैं, जिनसे मैं अपने फाइल करवाता हूँ, रिटर्न्स भरवाता हूँ, सारे वो बना के देती हैं। उनको 30 सितंबर से पहले के मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, सारा जो टैक्स पे किया है उसकी डिटेल दी हुई हैं, जो मेरे जो 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको डिटेल दी हैं कि आप जाएँ और फॉर्म मेरे ऑनलाइन इसको फिल करें। उनका मुझे मैसेज है 30 से पहले, मैंने पूछा सितंबर से, मैं कि फाइल हो गए रिटर्न्स मेरे। उनका है जी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, डेट जो है वो 30 अक्टूबर तक वो हो गई, एक्सटेंड हो गई है। मैंने उनको फिर फ़ोन करके पूछा, मैं कि मोहतरमा क्या बना, मेरा टैक्स रिटर्न्स आपने जमा करवाए हैं कि नहीं करवाए, ये आखिरी डेट आने वाली है। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, डेट 30 नवंबर तक एक्सटेंड हो गई है। मैंने पूछा ये क्या खेल खेला जा रहा है कि पहले 30 सितंबर, फिर 30 अक्टूबर, अब 30 नवंबर। उन्होंने कहा जनाब कि इनका जो FBR का इनका इंटरनल ऑनलाइन सिस्टम है वो 3 महीने से काम ही नहीं कर रहा काजी साहब। अच्छा, 3 महीने से इंटरनल फाइलिंग जो आपकी ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं आप ये टैक्स रिटर्न्स की, वो काम ही नहीं कर रहा, वो हर महीने डेट बढ़ाई जा रहे हैं। ये इस मुल्क का हाल है, ये रेवेन्यू एजेंसी का हाल है। और फिर हम कहते हैं कि अमेरिकन दुनिया भर में वो कर लेते हैं, जसूसी कर लेते हैं, और भाई उनके पास टूल्स हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है, अक्ल है। यहाँ तो 3 महीने से हम ऑनलाइन अपना टैक्स सिस्टम नहीं ठीक कर सके। और मेरे टैक्स रिटर्न्स क्या, पूरे पाकिस्तान के जो 8 लाख लोग जो ऑनलाइन जाते हैं वो अभी तक अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा करा सके। अब शाहजहा पूछें कौन सी स्टोरी पूछें। मैं आपकी खबर की तरफ ही आऊंगी। चीनी कंपनी को वजारत दाखिला ने 7 अरब रुपए किस प्रोजेक्ट के लिए दिया? क्या कोई नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं? नया प्रोग्राम नहीं है, ये नया स्कैंडल है। ये नया प्रोग्राम नहीं है। इस मुल्क में नए प्रोग्राम तो ये बनाएंगे ना जो आ चुके हैं, इनके स्कैंडल आएंगे। ये स्कैंडल बुनियादी तौर पर ब्रेक किया था किसी और ने नहीं है, ये जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं कमर जमान चौधरी साहब, इन्होंने ब्रेक किया था और इन्होंने मुझे कंफर्म किया था। जब हम तुर्की गए थे वज़ीर आज़म साहब के साथ दौरे पे, ये वहद एक डिसेंट अच्छे ऑफिसर थे कमर जमान चौधरी साहब, ये उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे, जिन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुला के इंक्लूडिंग मी, इन्होंने वहाँ पे लॉबी में काफ़ी पिली। बाकी तो किसी ने हमें करीब ही नहीं आने दिया, ना वज़ीर आज़म साहब, ना उनके वज़ीर, ना ब्यूरोक्रेसी के हमें यहाँ किस काम के लिए आए हैं, कोई ब्रीफिंग कुछ भी नहीं है। टोटल उन्होंने दूर रखा मीडिया को, और ये हर जगह यही हमें एटीट्यूड देखने में आ रहा है। तो कमर जमान साहब से मैंने पूछ लिया, मैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन रहा था, आपको ये तुर्की की हुकूमत कह रही है कि हम आपको इंटेलिजेंस में मदद करते हैं, वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था $124 मिलियन का, उसका क्या बना? तो कमर जमान चौधरी साहब ने खुद मुझे ये बात वहाँ पे ब्रेक की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब आप उसकी बात करते हैं, वो तो खौफनाक किस्म का स्कैंडल है, उसमें हम 7 बिलियन रुपीज़ चीनी कंपनी को अदा कर चुके हैं। अच्छा। चीनी कंपनी वो 7 अरब पहले लेके वापस चली गई है, वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है, और उसको किसी को इल्म भी नहीं। आज का कॉलम जो मैंने लिखा है चेयरमैन नैब के नाम से, आज मेरा रोजनामा दुनिया में है, उस पे एंड पे मैंने यही लिखा है, मैं कि चेयरमैन नैब साहब आपने खुद ये बात मुझे बताई थी कि 7 अरब रुपया $68 मिलियन, ये एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूँ, रहमान मलिक ने चीनी कंपनी को एडवांस पेमेंट कर दी थी, और हमें वो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। यहाँ तो खाया पिया भी है, गिलास भी तोड़ा है, 7 अरब रुपये भी साथ लेके गए हैं, और इस मुल्क में किसी को पता ही नहीं है कि हमारा 7 अरब रुपया ये चीनी कंपनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एडवांस लेके चली गई है। 2 साल हो गए वो वापस चले गए, वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट आपका वो हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है, कभी उसको रिवाइवल की बात ही नहीं हुई। जिन लोगों ने वहाँ $68 मिलियन की एडवांस पेमेंट की थी, वो कैसे पेमेंट की थी और क्यों की थी, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। ये ओरिजिनल आपकी स्टोरी है, और जो हम बात करते हैं अब मैंने यही कहा है आज वाले कॉलम में, मैं कि चेयरमैन साहब थोड़ा सा हिम्मत दिखाएं, अपने साबिक बास रहमान मलिक साहब को बुला के पूछ लें कि मलिक साहब आपने जो वहाँ से जो लोन लिया था, कर्जा लिया था $68 मिलियन की, आपने अदायगी करवा दी है और 1 टका भी नहीं यहाँ पाकिस्तान में लगा। अभी भी टार्च लेके सिपाही खड़े हुए हैं और हमारे मुंह पे टार्च मारते हैं और आके चेक करने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्द है कि शरीफ आदमी है। ये नया स्कैंडल है। जो बात हम IMF की, अमेरिकन की करते हैं कि वो लूट रहे हैं, तो जिनके साथ हमारे हिमालय से ये ऊंची दोस्तियां हैं, ये उनका कारनामा है। 7 अरब रुपया वो ले गए हमसे, अपने ही बैंक से पेमेंट करवाई है उन्होंने। ये चाइनीज बैंक से लोन लिया, उसी से लेके एडवांस पेमेंट करा दी गई है, और वो चीनी बैंक का पैसा एक अकाउंट से शिफ्ट होकर दूसरे में चला गया है, और अब हम उसकी किस्तें दे रहे हैं। काजी साहब ये भी जरा कहीं नोट करके ले लें कि कितना यहाँ से पाकिस्तान से पैसा इस तरीके से हमारे दोस्त लेके जा रहे हैं। इस तरह से हिसाब लगाएं तो वाकई वो स्टैगरिंग अमाउंट बन जाता है। मगर खिलाफत साहब ये वही लोग हैं ना जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिश की इमा पे यहाँ पे आते हैं, तरक्कियां करते हैं, या इन्हें अपॉइंटमेंट जो है यहाँ से विकीलीक्स पढ़ के देख लें कि सारे जाके उसको एन पैटरसन को कह रहे होते हैं कि जनाब आपका काम ठीक कर लेंगे। काजी साहब अमेरिकन तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि काजी साहब इसमें अमेरिकन तो नहीं है, इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व तो नहीं है, ये तो चीनी कंपनी है। सूट ऑल ये तो चीनी कंपनी 7 अरब खा गई हमारे। मैं ये आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग जब आप लगाएंगे तो वो चीनी कंपनी के साथ मिलकर भी हमारे साथ दिहाड़ी लगाएंगे, वो जो है नेपाल की कंपनी के साथ भी मिल जाएंगे, क्योंकि बिकॉज़ दिस इज द माइंडसेट, दीस आर द पीपल हु हैव बीन इंपोज्ड अपॉन यू। आगे बढ़ते हैं। क्या सब आगे
सो कमर जमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब हैं, अपनी न्यूट्रलिटी साबित करने के लिए बड़े अच्छे डिसेंट आदमी, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ चौधरी साहब की और बाकी करता हूँ, बड़े शरीफ आदमी हैं साहब। एक वो सेक्रेटरी दाखिल हैं तो इस केस को खुद खोल लें। उन्होंने पूरी फाइल पड़ी हुई है, उनको पता है कि 7 करोड़ रुपए की कैसे अदायगी की गई थी और चाइनीज कंपनी भाग गई पाकिस्तान से पैसे से लेके। इल्जाम ये लगा है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया क्योंकि करप्शन हो रही थी। अब ठीक तरीके से करके उनसे दोबारा पैसे वापस लें और दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करें। वो खा पी के वो चले गए और हर जगह पे खामोशी है। एक रेफरेंस खुद फाइल करें ना चेयरमैन ने। को अपनी न्यूट्रलिटी बिल्कुल यहाँ पर साबित करनी चाहिए कि कितने न्यूट्रल हैं उन तमाम केसेस को लेकर। आगे बढ़ते हैं। कल का जो खबर हमने दी थी कि चीचावतनी में एक मुलजिम है जो खवातीन पर हमले कर रहा है। अभी भी वहाँ पर जो खवातीन हैं वो खौफ के साए में मुब्तला हैं। कोई भी शख्स जो है वो अपनी औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। गलियाँ बाजार सब वीरान है, सुनसान है। अब जो इसमें अपडेट हुआ है, इसमें जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि एक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्लास्टर साहब 100 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। SHO को तो मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुलजिम है चीचावतनी में लेकिन किस कोने में छुपा हुआ है। 100 मुलजिम अब इसी को पकड़ने के लिए लगा दिए, 100 पुलिस एहलकार, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ा गया। इससे पहले काजी साहब कमेंट करें। एक छोटा सा मैं आइडिया देता हूं इनको, वहाँ की पुलिस को छोटा सा आइडिया, कोई अकले इसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको कुछ बाजार में अगर मुनासिब समझे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट नहीं, जो काम इस्लामाबाद में नहीं हुआ मैं चाह रहा हूँ चीचावतनी में होगा। अब मेरे भी जरा ख्वाब की जरा अब लिमिट देखें। इनको कैमरे लगा देने चाहिए, इनको CCTV के कैमरे लगा देने चाहिए बाजार में। कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि वो कैमरों से भाग नहीं सकता। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। ये 5-6 जगहों पे कैमरे लगा देना मेन, तो मेरा ख्याल उसको ट्रेस कर सकते हैं चीचावतनी। ये लगने नहीं है, जो काम इस्लामाबाद में नहीं हुआ वो चीचावतनी में कैसे होगा? ये हमारे हुक्मरान करेंगे नहीं ना ब्यूरोक्रेसी करेगी। ये पुलिस वाले पता नहीं आपकी बात सुने ना सुने, वो ना सुन ले जो ये वारदात कर रहा है और वो जो है वो बाजारों से कहीं और भाग जाए, फिर कहाँ CCTV लगाएंगे क्लास साहब? वेरी अनफॉर्चुनेट के एक छोटा सा कस्बा है और वहाँ पे इनसे ये डिटेक्ट नहीं हो रहा। और आज अभी तक की खबर ये है कि अभी तक पकड़ा नहीं गया। 100 पुलिस एहलकार तैनात किए गए और एक SHO जो है वो मुअत्तल किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये मुलजिम जो है वो जल्द पकड़ा जाएगा। जो खवातीन जो जख्मी हुई हैं और जो खौफ में मुब्तला है, जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके दिलों से डर और खौफ खत्म और मुलजिम को पकड़कर सजा दीजिए। अच्छा, कल हम कोशिश करें कि इस पर किसी साइकेट्रिक को लें और बात कर सकें कि साइकोलॉजिकली भी इस पर कोई एलिमेंट इस पर कोई शामिल हो सकता है। इसमें आप एक सीरियल अटैकर बिल्कुल कह सकते हैं। और ये फिनोमेना को इतना ज्यादा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था बच्चों के ज़िमन में। यहाँ लाहौर में क्लास साहब को याद होगा 100 बच्चों को मारा था उसमें। हाँ, तो साइकोलॉजिकली इसमें कितना इसका एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में किसी साइकेट्रिक से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर, और कल तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।